आज अपन चालू करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, ठीक है। और उसके अंदर आपका जो टॉपिक है वो एनिमल टिश्यू, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसमें अपन सबसे पहला टॉपिक चालू करेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का जो फॉर्मेशन हुआ था, टिश्यू कब बना था? टिश्यू बनता है सिलेंडेटा के स्टाइल से, यानी सिलेंडेट्स के जो जंतु है, निडेरिया के जंतु हैं, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किससे होता है? टिश्यू से। तो टिश्यू है क्या चीज़? अपन ये पढ़ेंगे टिश्यू क्या चीज़ है। तो टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स, सबसे बड़ी बात समान कोशिकाओं का समूह, ठीक है। समान कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, नंबर एक। दूसरा परफॉर्मिंग है, यानी कोशिकाओं का वो समूह जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है ना। हिंदी में बताऊं पहले मैं आपको, ठीक है। परफॉर्मिंग, चलो कोई नहीं, वापस परफॉर्मिंग है स्पेसिफिक फंक्शन। इंटरसेलुलर स्पेस उनका कैसा होता है? कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस विद इंटरसेलुलर स्पेस, विद इंटरसेलुलर स्पेस एंड इंटरसेलुलर स्पेस एंड origin सेम। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू कोशिकाओं का, समान कोशिकाओं का एक ग्रुप है जिसके अंदर क्या होता है, वो हर जो टिश्यू होता है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जिनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है और उनका ओरिजिन सेम होता है। तो कोशिकाओं का वह समान कोशिकाओं का ग्रुप, समान कोशिकाओं का समूह जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है तथा वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है, यानी उनका फंक्शन कैसा, हर टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है और लेकिन उनका ओरिजिन कैसा होता है, सेम होता है। उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू कितने टाइप का होता है ना, टिश्यू कितने प्रकार का होता है? तो टिश्यू कितने प्रकार का है ये अपन देखते हैं। टिश्यू के प्रकार, टिश्यू 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले इपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, चला ना ये चल रही है, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, और नंबर 4 न्यूरल टिश्यू, ठीक है। आया समझ में? ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। सबका फंक्शन कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग का काम करता है, कनेक्टिव काम, ये कनेक्टिव यानी जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। और मस्कुलर टिश्यू, मसल्स मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए, फोर्स के लिए कौन सा टिश्यू काम आता है? मस्कुलर टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू जो कि क्या करता है, जो क्या करेगा, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, यानी कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, ठीक है। अब कौन कौन से टिश्यू का ओरिजिन किस किस से होता है ये देखते हैं अपन। देखो, इपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट 3 टाइप से होता है। इपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन
कैसा होता है, एक्टोडर्म ही होता है। कुछ टिश्यूज के एक्टोडर्म से भी ओरिजिनेट होते हैं, है ना, और कुछ किससे होते हैं, मीजोडर्म से, और कुछ होते हैं एंडोडर्म से। ठीक है, क्लियर। जबकि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो केवल इसका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है, और मीजोडर्मल होता है मतलब, और इसका भी क्या नाम है इसका, न्यूरो मस्कुलर टिश्यू का भी ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। क्लियर। लेकिन न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर से पूरी बॉडी बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो बताया भी था आपको कि एक्टोडर्म का ओरिजिन, एक्टोडर्म से क्या बनते हैं, बॉडी बॉल यानी देह भित्ति और नर्वस सिस्टम। तो न्यूरल टिश्यू का ओरिजिन किससे होगा, न्यूरल टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म से होता है। किससे होगा, एक्टोडर्म से। ठीक है, तो ये तीनों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखना है, दो मीजोडर्मल हो गए, है ना, और ये जो एपिथेलियल है वो तीनों से हो गया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से, और न्यूरल टिश्यू है वो केवल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इपीथीलियल। देखो तीनों चारों का काम अलग है। ईपी का मतलब होता है ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर ग्रो करना, क्या कहलाता है, इपीथीलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बताया था, कनेक्ट करने का, जोड़ने का कार्य करता है। मस्कुलर का बता चुकी, फोर्स और लोकोमोशन, मूवमेंट में काम आता है। न्यूरल टिश्यू कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये तो टिश्यू क्या होगा, टिश्यू से क्या मिलके बनता है। जनरली अपन ने टिश्यू की परिभाषा पढ़ी, क्या थी टिश्यू की परिभाषा, कि समान कोशिकाओं का ग्रुप जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है तथा वो स्पेसिफिक यानी विशेष कार्य करता है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, विशेष कार्य को करता है, और जिसका ओरिजिन सेम होता है। अब टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और ऑर्गन कैसे, जैसे बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। तो ऑर्गन कौन से, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट, ये सब क्या है, ये ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ऑर्गन के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, चला नहीं है ना, ऑर्गन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन के बाद बनता है, ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक ऑर्गन की फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन से क्या बनते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। किसके, 2 या 2 से अधिक ऑर्गन के फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम का। क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे 1 by 1। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इपीथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इपीथेलियल टिश्यू। इपीथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। सिंपल का काम क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है कवरिंग, जहां कवरिंग होती है, कवर होता है जहां, ऊपर की जो कवर करने का काम है ना, वहां पर सिंपल होता है। और कंपाउंड जहां प्रोटेक्शन का काम करता है। कंपाउंड लेयर क्या है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। सिंपल है सिंगल लेयर, सिंपल लेयर से ही बनी हुई रहती है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सपोज करो, चलो मैं पहले इनके टाइप बता देती हूँ, फिर आपको ये बता कौन कौन से प्रकार है इसके। देखो सबसे पहला स्क्वेमस, जिसको आप शल की उपकला कहते हो। ठीक है, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, शल की उपकला। क्लियर। ठीक है, दूसरा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल इपीथेलियम यानी घनाकार। इपीथेलियम है ना, उपकला। ठीक है, और तीसरा होता है क्यूबॉइडल कॉल्यूमनर, कॉलमनर या स्तंभाकार।
तो ये क्या है, ये सिंपल टिश्यू के प्रकार होते हैं कि कौन कौन से टाइप का सिंपल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। ये जो सिंपल टिश्यू है ये सिंगल लेयर के रूप में रहता है, एक सिंगल कवरिंग के रूप में प्रेजेंट होता है। और जो कंपाउंड टिश्यू होता है ना, कंपाउंड टिश्यू देखो जनरली पहले अपन एपिथेलियम के बारे में तो पढ़ ले, फिर इसके बारे में। ये कंपाउंड टिश्यू की कई लेयर प्रेजेंट होती है, 1 2 है ना, कई लेयर में। तो ये काम क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन का ही काम करता है। ये सिंगल लेयर के रूप में रहता है, सिंगल एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस सिंगल लेयर के आधारी कला जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, आधारी कला, ठीक है। इसके ऊपर ये सिंगल लेयर के रूप में रहता है इस तरीके से, ये पूरा यू है और ये इसमें सिंगल लेयर के रूप में है। तो सिंगल लेयर है तो क्या काम करेगा, सिंगल यानी प्रोटेक्शन। तो अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले इपीथेलियल। ईपी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ईपी का मतलब क्या है। ईपी का मतलब होता है किसी भी चीज की, ईपी है ना, इतना पार्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रो करना। ईपी मीन्स पहले अपन ये पढ़ ले, है ना। ईपी ये देखो, इपीथेलियल टिश्यू। फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इपीथेलियल टिश्यू। ईपी का मतलब क्या होता है, ईपी मीन्स होता है ग्रो। अब कहाँ ग्रो करना, ग्रो ऑन यानी किसी के ऊपर वृद्धि करना, यानी किसी के ऊपर का मतलब जैसे ये जनरली जो इपीथेलियल टिश्यू होता है वो फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होता है या एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है, वातावरण के संपर्क में आयो या फ्री सरफेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इपीथेलियल टिश्यू ग्रो ऑन, ऑन का मतलब ऊपर यानी किसी के ऊपर वृद्धि करना, ठीक है। जैसे अपनी स्किन, स्किन के ऊपर कौन सा टिश्यू है, ये जो कौन सा टिश्यू है, इपीथेलियल टिश्यू होता है। तो किसी के ऊपर ग्रो करना क्या कहलाता है, इपीथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये फ्री सरफेस पर। फ्री सरफेस कैसे, या अभी बता दें, या बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है ना, या तो फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होगा या बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है, तो वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या है, एनिमल टिश्यू जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एम्ब्रोनिक, सबसे पहली चीज ये किसी फ्री सरफेस पर या बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है। दो जगह प्रेजेंट होता है। अब फ्री सरफेस का मतलब क्या है, फ्री सरफेस मतलब जैसे बाहरी सरफेस, इसके ऊपर फ्री का मतलब जिसके ऊपर कुछ और नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ स्किन के ऊपर है तो इसके ऊपर तो और कुछ नहीं है, तो वहां पर अपनी स्किन के ऊपर कौन सा टिश्यू होगा, इपीथेलियल टिश्यू। ऐसे जब अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है, सपोज करो ये एलिमेंट्री कैनाल है, अब ये किसके अंदर रहती है, ये पूरे बॉडी बॉल के अंदर रिप्रेजेंट होती है ना। एलिमेंट्री कैनाल किसमें प्रेजेंट होगी, एलिमेंट्री कैनाल, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये प्रेजेंट होती है एक फ्लूइड के अंदर, और उस फ्लूइड के अंदर वाली जो कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग होगी ना, ये किसकी होगी, ये जो कवरिंग होती है ये किसकी होगी, क्योंकि ये तो फ्री सरफेस है ना, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो इन पर जो कवरिंग होगी वो किसकी होगी, वो इस इपीथेलियम की कवरिंग होगी। आगे समझे, किसकी कवरिंग होगी, इस इपीथेलियम की। सेम इसी प्रकार से इस स्टोमक के आउटर कवरिंग भी किसकी होगी, ये भी किसकी होगी, इपीथेलियम की कवरिंग होगी। तो इस तरीके से किसी भी सरफेस के फ्री से यानी उसके ऊपर कुछ ना हो, वहां पर कौन होता है, इपीथेलियम। तो फ्री सरफेस हो गई, इसके ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पर बॉडी बॉल है और कुछ नहीं, खोखला पार्ट है ना पूरा, यहाँ तो क्या है, सब फ्लूइड भरा हुआ है। तो इसके ऊपर जो बॉडी बॉल के मतलब बॉडी बॉल पर प्रेजेंट होती है, और जहाँ पर क्या नाम है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं, वहाँ ये प्रेजेंट होता है कौन, इपीथेलियल टिश्यू। ईपी का मतलब मैंने बता दिया कि किसी चीज़ के ऊपर ग्रोथ करना। सबसे एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के समय कौन सा टिश्यू डेवलप होता है, तो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के समय इपीथेलियम टिश्यू डेवलप होता है। तो ये तो है कहाँ प्रेजेंट होता है। दूसरा, भ्रूणीय परिवर्धन के समय, ठीक है, भ्रूणीय परिवर्धन के समय इपीथेलियस का निर्माण होता है। कौन से टिश्यू का निर्माण होता है, तो
इंपॉर्टेंट चीज है ये भ्रूणीय डेवलपमेंट के समय केवल किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण भ्रूणी के समय होता है। तो ईपी का मतलब क्या हुआ, ग्रो अपॉन, और यानी ग्रो या अपॉन, ठीक है, यानी किसी भी चीज के ऊपर ग्रोथ करना। और थीलिया का मतलब ग्रोथ है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रोथ। तो ये किसी भी चीज के ऊपर क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है ना। तो ईपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियल का मतलब होता है ग्रोथ, यानी किसी भी चीज के ऊपर ग्रोथ करती है। क्या विशेषता हुई, इसका ओरिजिन तीनों चीज से हुआ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। दूसरा, ये फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होता है, बाहरी वातावरण के संपर्क वाली स्थान पर प्रेजेंट होता है। तीसरा, ये भ्रूणीय परिवर्धन के समय केवल इसी टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या विशेषता है इसके अंदर कि इसका ओरिजिन एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से तो है ही, इसके अलावा अब क्या विशेषता है इसकी कि एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार का है, ये जो प्रकार होते हैं इसके वो कौन से, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब होता है, देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होती है, ये बात भी मैं तुमको बताती हूँ। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन केवल किस में प्रेजेंट है, एपिथेलियम टिश्यू में। और दूसरा, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वो केवल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें, ये देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, लेकिन देखो इनकी जो सेल्स होती हैं वो सेल एकदम पास पास होती है, यानी उनके अंदर इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। ये देखो बिल्कुल पास पास है ना। तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ना, ये जो स्पेस है इसको अपन क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। और ये स्पेस इसमें कम होता है, स्पेस कम होता है तो इसमें ब्लड वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। तो क्या होगा, अब इसको ब्लड सेंसेशन तो मिलता है लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है, इंटरसेलर जो मैट्रिक्स है वो क्या है, बहुत ही कम है इंटरसेलर मैट्रिक्स। तो नेचुरली वहां पर ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होंगी। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, ये न्यूट्रिशन लेता है, देखो यहाँ पर इसके नीचे जस्ट इसके नीचे कौन सी सेल होती है, इसके नीचे होता है ये नर्वस, क्या नाम है इसका, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तो संयोजी ऊतक से इसको क्या मिलता है, संयोजी ऊतक से इसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, वो ब्लड की सप्लाई, है ना। तो संयोजी ऊतक क्या करेगा, ब्लड की सप्लाई देने का काम करेगा। ये यहाँ से यूं चला जाएगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से। तो इसको क्यों, क्योंकि संयोजी ऊतक क्या है, ये टिश्यू जो होता है इसके अंदर इंटरसेलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है। तो इसमें इंटरसेलर मैट्रिक्स कम होता है तो इसमें ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिकाएं एब्सेंट होती हैं। तो ये न्यूट्रिशन वगैरह किससे लेता है, कनेक्टिव टिश्यू से। किससे लेगा, इस कनेक्टिव टिश्यू से क्या लेगा, ये न्यूट्रिशन लेने का कार्य करेगा। क्लियर है। तो ये काम क्या हुआ, एपिथेलियल। क्या मतलब है, एपी का मतलब अपॉन, यानी किसी भी चीज के ऊपर ग्रो, और थीलियल का मतलब ग्रोथ, यानी किसी भी चीज के ऊपर ग्रोथ करना, क्या कहलाता है, एपिथेलियम। जिसमें ये कहाँ प्रेजेंट होता है, या तो फ्री सरफेस पर या बाहरी वातावरण के संपर्क में। और एपिथेलियम की विशेषता क्या है कि भ्रूणीय परिवर्धन के समय केवल इसी टिश्यू का निर्माण होता है। किसका, इसका एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण सब भ्रूणीय परिवर्धन के साथ। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सा टिश्यू है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय भी विकसित होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। अब अपन ने बताया कि इसके अंदर इंटरसेलर जो मैट्रिक्स है या स्पेस है वो बहुत कम होता है, तो इसको ब्लड की सप्लाई कम होगी तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, इसके जस्ट नीचे इसकी केवल बेसमेंट मेम्ब्रेन बच्चों या आधारी कला सिर्फ किसमें होती है, आधारी कला सिर्फ एपिथेलियम में होती है। और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू से इसको ब्लड की सप्लाई होती रहती थी। न्यूट्रिशन कहाँ से ले लेता है, कनेक्टिव टिश्यू से। क्लियर। तो ये तो हुआ एपिथेलियल टिश्यू का। अब अपन एक क्या पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार। क्लियर। तो ये देखो प्रकार, एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का होता है,
एक सिंपल, यानी नाम ही है सिंपल, सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड, कंपाउंड यानी कई लेयर से बना हुआ रहता है, ये कई लेयर से बना हुआ है। जबकि जो सिंपल होता है उसमें केवल एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर में सेल अरेंज रहती है, ठीक है। तो ये सिंपल होता है। अब सिंपल कितने प्रकार का है? 3, शल्की उपकला यानी स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल उपकला यानी घनाकार उपकला, और कॉलमनर यानी स्तंभाकार। अब अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से 3 ये स्तंभाकार और ये घनाकार होते हैं, ठीक है। ये एक और डायग्राम से मैं बता देती हूँ तुमको। ये देखिए, ये सिंपल स्क्वेमस, ये क्या है? सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस कैसा होगा बच्चों? ये जो सेल होगी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये कैसे अरेंज होगा? ये फ्लैट यूं, ये चपटी होंगी यूं, है ना। ये इस तरीके से स्क्वेमस, इस तरीके से चपटी होती है। आ गया? किसके ऊपर होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये वाली जो सेल्स होती हैं ये चपटी स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। देखो पतली है, सिंगल लेयर, देखा स्क्वेमस इस तरीके से दिख रहा है आपको, स्क्वेमस लेयर होती है। ये होती है सिंगल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस लेयर कैसी होती है? एक तो कैसी है, क्या नाम है, शल्की शेप में होती है और सिंगल लेयर होती है। और इसके जो साइड होते हैं ना, ये किनारे, ये जो दिख रहे हैं आपको, इधर वाले किनारे, इधर वाले किनारे, ये कैसे होते हैं? इर्रेगुलर होते हैं, अनियमित होते हैं। कैसे आकार होता है इनका? अनियमित आकार के दिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्क्वेमस तो ये रहा। दूसरा क्यूबॉइडल, तो देखो ये क्यूबॉइडल में आपको दिख रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्यूब के आकार के, ये देखो इस तरीके से दिख रहा है ना, ये क्यूब के आकार की सेल प्रेजेंट है, ठीक है। ये कौन सी हो गई? ये दिख रहा है आपको, ये क्यूबॉइडल है, ये क्यूबॉइडल, ये सिंपल क्यूबॉइडल सिंगल लेयर में। ये कौन सी है? ये शल्की उपकला, ठीक है, या स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर? ठीक है। ये कैसी होती है? ये स्क्वेमस शेप में होती है, यानी शल के शेप में होती है, और इसके जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं? अनियमित होते हैं। ये सिंगल है, पतली लेयर में है ना, एकदम चपटी सी है, फ्लैट है। तो ये कहाँ काम करेगी? जहाँ विसरण होता है, डिफ्यूजन का काम जहाँ होता है, विसरण का काम जहाँ होता है, वहां पर शल की उपकला काम करती है, ठीक है। दूसरी क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल थोड़ी सी मोटी हो गई, है ना। सेल की तो एकदम फ्लैट थी, चपटी थी, और क्यूबॉइडल थोड़ी सी कैसी हो जाती है? थोड़ी मोटी हो जाती है। तो इसका काम क्या होता है? ये स्त्रावण और अवशोषण का कार्य करती है। जहाँ पर स्त्रावण होता है, सिक्रीशन होता है, और जहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वहां पर कौन सी काम करती है? क्यूबॉइडल या घनाकार। कौन सी? क्यूबॉइडल या घनाकार। ठीक है। और तीसरी जो दी है, ये देखो कॉलमनर, ये सिंपल कॉलमनर। कॉलमनर सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है? वो देखो इस तरीके से कॉलम लंबी और कॉलमनर शेप में होती है, स्तंभाकार जिसको आप बोलते हो। कैसे शेप में है? स्तंभाकार, ठीक है। इस तरीके से कॉलमनर होती है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस इनके आधार पर प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस होगा, और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इनके आधार पर। तो ये कैसी है? ये थोड़ी और ज्यादा लंबी है ना, थोड़ी मोटी हो गई। तो इनका काम क्यूबॉइडल, ये कौन सी? स्तंभाकार। ये देखो आपको साफ दिख रही है, और डायग्राम में मैं दिखा देती हूँ। ये स्तंभाकार, ये देखो पतली एकदम चपटी है ना, ये बिल्कुल चपटी है। इसको अपन ने क्या बोला? इसको सिंपल उपकला ये रही, ठीक है। क्यूबॉइडल, देखो ये देखो आपको के शेप कैसा दिख रहा है इनका, देखो ये शेप क्यूब के आकार का, चौकोर सा दिख रहा है ना, क्यूब जैसा। क्यूब का मतलब चौकोर, है ना। तो ये क्यूब के आकार के होते हैं, ये क्यूबॉइडल या घनाकार होते हैं। और ये दिख रही है आपकी कॉलमनर। कॉलमनर मतलब ऐसे कॉलम स्तंभाकार आकार की होती है, पिलर जैसे शेप में। और इसमें क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस इनके आधार पर प्रेजेंट होता है। इसको आप डायग्राम से और देख सकते हो। ये देखो एक और दिखाते हैं तुमको।
ये देखो, ये सिंपल कॉलमनर आपको एकदम स्पष्ट दिख रही है। और देखो इसमें न्यूक्लियस आधार पर प्रेजेंट है। ये आपको दिख रहा है सिंपल क्यूबॉइडल सेल, क्यूब के आकार के, और ये स्क्वेमस देखो आपको चपटा दिख रहा है ना, बिल्कुल पतला, इसीलिए ये चपटी है, सिंगल है, मतलब एकदम पतली लेयर है। इसलिए कहाँ काम करेगी, जहाँ विसरण का काम होगा, जहाँ डिफ्यूजन का काम होगा, वहाँ पर सिंपल स्क्वेमस करेगी। और ये क्यूबॉइडल है ना, क्यूब के आकार की, थोड़ा मोटी हो गई उससे, है ना, तो कम सिक्रीशन है, कम एब्जॉर्प्शन होगा, जहाँ श्रावण होगा, जहाँ अवशोषण होगा, अवशोषण कम होगा, वहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल होगी। और सिंपल कॉलमनर, कॉलमनर स्तंभाकार थोड़ी मोटी है, यानी जहाँ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ ये प्रेजेंट होगी। तो सिंपल स्क्वेमस का काम करते हैं, वो अपन देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा प्रेजेंट होती है। तो सिंपल क्या नाम है, स्क्वेमस या सिंपल इसमें स्क्वेमस या स्तंभा, वो शल की उपकला और शल की उपकला, ये कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, जहां मैंने बताया डिफ्यूजन का कार्य होता है। सिंपल थिन लेयर से बनी हुई रहती है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, और ये काम क्या करती है, अरे कहाँ आएगा वापस, है ना, ये काम क्या करती है, सिंगल है ना, सिंगल, इसका काम क्या होता है, डिफ्यूजन, विसरण, फिल्ट्रेशन, ये क्या कहाँ प्रेजेंट होगी, जहाँ विसरण होता है वहाँ शल की उपकला प्रेजेंट होगी। जहाँ जहाँ क्या नाम है इसका, डिफ्यूजन के अलावा जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पर ये काम करेगी। एक मिनट, है ना, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन का काम यानी छनन, तो वहां भी ये काम करेगी कौन, शल की उपकला, ये दो काम करती है। जैसे वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की जो बाल्स होती हैं, है ना, उसके अंदर डिफ्यूजन होता है। जैसे सपोज करो लंग्स के बारे में बताती हूँ मैं, लंग्स की जो एल्वोलाई होती है, ठीक है, ये लंग्स की एल्वोलाई है, और इस लंग्स की एल्वोलाई के इधर क्या होता है, इधर होती है कैपिलरीज, ये होती है ना कैपिलरीज। तो यहाँ से जो अंदर, बाहर से अंदर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन यहाँ से आती है, और CO2 जो होती है वो यहाँ से निकल जाती है। ये क्या है, ये कैपिलरीज है, ये क्या है, ये एल्वोलाई। तो इनके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, इसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगा, इस एल्वोलाई के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा, प्रोसेस डिफ्यूजन। तो यहाँ पर कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, याद रखो, यहाँ पे कौन सी सेल होगी, स्क्वेमस इपीथीलियम। स्क्वेमस इपीथीलियम कैसी होती है, चपटी होती है ना, तो स्क्वेमस इपीथीलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, लंग्स की एल्वोलाई में, जहाँ पर डिफ्यूजन का काम हो रहा है ना उस जगह पर। और कैपिलरीज में भी कैसी होगी, स्क्वेमस इपीथीलियम, ये स्क्वेमस इपीथीलियम सेल्स होती है, यानी शल की उपकला। शल की उपकला सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, इस एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई बोलते हैं ना इसको, इस एल्वोलाई में शल की उपकला यानी स्क्वेमस इपीथीलियम प्रेजेंट होती है। क्लियर। और कहाँ प्रेजेंट होगी, ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है ना, वहां भी कौन सी प्रेजेंट होती है, सिंपल स्क्वेमस इपीथीलियम प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो सिंपल इपीथीलियम जहां डिफ्यूजन का काम होगा, याद रखो विसरण का काम हो रहा है ना, यहाँ पर एल्वोलाई, लंग्स की जो एल्वोलाई है और कैपिलरीज के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कौन सी प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा होता है। फिल्ट्रेशन है ना, ये भी इसमें, ये काम भी कौन करता है, सिंपल स्क्वेमस इपीथीलियम। और इसका एक एग्जांपल तो एल्वोलाई वाला हो गया, यानी लंग्स की एल्वोलाई। दूसरा एग्जांपल इसका कौन सा हो गया, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर भी जो रक्त वाहिकाएं हैं उनके अंदर भी शल की उपकला की कवरिंग होती है। क्लियर। तो ये दो क्या हुआ, सिंपल स्क्वेमस इपीथीलियम, ठीक है, सिंपल या स्क्वेमस इपीथीलियम। अब बोमेन्स कैप्सूल आपने देखो, इसका एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ तुमको, फिर अपन उसको इससे बताएंगे। देखो बोमेन्स कैप्सूल आपने देखे ना, ये बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के ये देखो,
ये क्या है, हैनले लूप। तो वुमेन्स कैप्सूल में इधर देखो, ये इसमें ब्लड वेसल्स आती है, इधर होती है ना, इधर से इसका डायमीटर ज्यादा, ये ठीक है, ये ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, ये वुमेन्स कैप्सूल। तो वुमेन्स कैप्सूल की जो स्पोडोसाइट सेल्स होती हैं, ये पोडोसाइट सेल्स भी कैसी होती है, स्क्वेमस यानी चपटी होती है। आ गया ना, ये भी कैसी है, शल की उपकला, ये भी कैसी है, सेल की यानी स्क्वेमस इपिथेलियम की कवरिंग वुमेन्स कैप्सूल के पोडोसाइट्स पर भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो हैनले लूप है, यहाँ पर भी हैनले लूप है ना, ये हैनले लूप पर भी कौन सी सेल्स होती है, यहाँ पर भी स्क्वेमस इपिथेलियम पाई जाती है। कौन सी, स्क्वेमस इपिथेलियम, ये शल की उपकला। क्लियर। अब देखो, ये सेल की उपकला यहाँ प्रेजेंट होती है। क्यूबॉइडल अपन बात कर रहे थे, क्यूबॉइडल का काम क्या होता है, सिक्रीशन का काम करती है ये, है ना। देखो आपने जस्ट पहले देखा ये क्यूबॉइडल, ये देखो ये क्यूबॉइडल है, ये दिख रहा है आपको, क्लियर क्यूबॉइडल। तो आपको ये समझ में आया, सिंपल जहाँ सिंगल लेयर होती है फ्लैट, यानी जहाँ से आराम से कोई भी क्या नाम है चीज़ें आराम से आर पार हो जाए, तो वो कहाँ होगी, सिंपल, क्योंकि सिंगल लेयर है ना, ये थोड़ी सी मोटी हो गई और ये और ज़्यादा मोटी हो गई, तो इनमें डिफ्यूजन का काम नहीं होगा। इनका काम क्या होगा, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, स्त्रावण और अवशोषण का काम करेंगे। तो शल की उपकला फिल्ट्रेशन और इसका काम करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है एल्बुलाई के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, और वुमेन्स कैप्सूल के जो पोडोसाइट्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होती है। अब अपन पढ़ते हैं किसका, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होती है, देखो बच्चों, ये जो क्यूबॉइडल होती है, ये मैंने आपको इससे पहले बताया था कि क्यूबॉइडल जो सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल कैसे मेड अप ऑफ सिंगल क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, और इनका फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया था कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपको मालूम है, वुमेन्स कैप्सूल। इसका पार्ट का नाम क्या है, इसका नाम है पीसीटी, है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और इसका नाम है डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो इनमें कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, इनके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, देखो इनके अंदर होगी, ये देखो, ये चौकोर चौकोर यानी क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती है। आ गया, ये यू, ये यू क्यूबॉइडल इपिथेलियम होती है। और इन क्यूबॉइडल इपिथेलियम पे, ये क्यूबॉइडल जो है ना, इन पे जैसे इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इसके अंदर पूरी लेयर ये इस तरीके से, क्लियर है, इस तरीके से क्यूबॉइडल रहती है। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है, माइक्रोबिलाई, ठीक है। ये देखो, ये पूरी चौकोर है ना, क्यूबॉइडल है, और इनके ऊपर क्या होते हैं, माइक्रोबिलाई। इन पे क्या लगे रहते, ब्रश बॉर्डर। तो याद रखो, ये जो पीसीटी के अंदर क्या है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम की कवरिंग होती है। इसी प्रकार से डीसीटी में भी कौन सी कवरिंग होती है, इसमें भी क्यूबॉइडल इपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये सब क्यूबॉइडल है, क्लियर, ये क्यूबॉइडल होती है। लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोबिलाई, और क्या नाम है, इस पे ब्रश बॉर्डर्स लगे हुए रहते हैं। माइक्रोबिलाई में क्या लगता है, ब्रश बॉर्डर, जिससे इसका अवशोषण एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज हो जाता है। पीसीटी और डीसीटी पर क्यूबॉइडल, और देखो कहाँ, पोडोसाइट यानी वुमेन्स कैप्सूल और हैनले लूप पे स्क्वेमस इपिथेलियम की कवरिंग होती है। तो ये तो हुआ इसका, ये तो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में। क्यूबॉइडल इपिथेलियम होती है, वो कहाँ प्रेजेंट है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये तो खत्म हुआ इसका, तो अपन पहले उसके बारे में बता दें, क्यूबॉइडल के बारे में, है ना। तो क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट है, फिर इसको एक एक नंबर वाइज बताती जाऊंगी मैं। तो क्यूबॉइडल प्रेजेंट होती है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड और नेफ्रॉन में अभी अपन ने देखा था, ठीक है, नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट था, नेफ्रॉन, क्लियर। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है।